नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो हम पढ़ रहे थे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं गणित और उसमें हमने अध्याय 4 पढ़ रहे थे। प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 10 तक के सारे प्रश्न हमने हल कर लिए थे। इससे आगे हम आज की इस वीडियो में 11 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। तो दंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें यहाँ पर एक दंड आलेख दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है शैक्षिक वर्ष और इधर दिया है विद्यार्थियों की संख्या, मतलब 2003-4 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 100 थी। इस प्रकार से इसको हमें देखना है और इन 4 प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद उसके आंसर को देंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई? मतलब ये जो दंड आलेख बना है इसमें हमें किसके बारे में बताया गया है यहाँ पर, तो उसका हमें आंसर देना है। तो देखिए, इस दंड आलेख में तो इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई, तो इसमें किसकी सूचना दी गई? तो यहाँ पर हल लिखेंगे। पहले का हल, इस दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में छात्रों की संख्या दर्शाई गई। छात्रों की क्या दर्शाई गई? संख्या दर्शाई गई। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आंसर कैसे लिखेंगे हम? इस दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में छात्रों की संख्या दर्शाई गई। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब वो वाला प्रश्न है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है? मतलब किस वर्ष में छात्रों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है? देखिए, 2003-4 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी? 100 थी। ठीक है, और 2004-5 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 200 हो गई। मतलब यहाँ से यहाँ गया तो कितने की वृद्धि हुई? यहाँ पर हुई वृद्धि कितनी? 100 की हुई। ठीक है, और 2005 से 6 यहाँ से यहाँ गया तो कितना हुआ? 200 से 250 हुआ, मतलब 50 बढ़ा। 2006 और 7 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी बढ़ी? पहले यहाँ कितनी थी? 2005 में कितनी थी? 250 थी, और आगे गई तो कितनी हुई? यहाँ पर 50 की वृद्धि हुई। फिर 2007 और 8 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी बढ़ी? यहाँ से भी कितनी बढ़ी? 50 बढ़ी। देखिए, तो सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर हुई? किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई? तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक विद्यार्थियों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई। यहाँ कितनी वृद्धि हुई? 100 हो गई। तो सबसे अधिकतम वृद्धि कहाँ पर हुई? 2004 और 5 में। तो दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? दूसरे प्रश्न ब वाला का आंसर हो जाएगा 2004 और 2005 में। ये दूसरे प्रश्न का हल हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? मतलब कौन से साल में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है, ये बताना हमें। तो देखिए, 2003 और 4 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 100 है। 2004 और 5 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 200 है। 2005 और 6 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 250। और 2006 और 7 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 300। और 2007 और 8 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 350। तो हमें पूछा क्या है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? तो सबसे अधिक कहाँ पर है? सबसे अधिक यहाँ पर है, 2007 और 8 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स वाला का जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2007 और 8। 2007 और 2008 में। अब द वाला, बताइए कि यह सत्य है या असत्य? 2005 और 6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003 और 4 की तुलना में दोगुनी है। कहने का मतलब 2005 और 6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003 और 4 से दोगुनी थी। देखिए, 2003 और 4 में कितनी है? 100 है। और 2005 और 6 में कितनी हुई? यहाँ पर 250 है। यहाँ पर हमें बोला क्या है? 2 गुनी हुई। देखिए, 2003-4 में 100 थी और यहाँ पर 250 होगी।
दोगुनी, मतलब यहाँ पर 200 होना था। कितना होना था यहाँ पर? 200 होना था, लेकिन यहाँ पर हुआ कितना? 50 हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यानी कि चौथे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? चौथे प्रश्न का हल हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके चारों प्रश्नों के उत्तर दे दिए। ठीक है का पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में छात्रों की संख्या दर्शाई गई। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई? तो 2004 और 5 में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई। और तीसरे प्रश्न में किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? 2007 और 8 में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। फिर 2 वाला बताइए कि यह सत्य है या असत्य। 2005 और 6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003 और 4 की संख्या की दुगनी है। 2003 और 4 की संख्या की दुगनी है, तो ये 2 वाला क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 11 प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम 12वें प्रश्न को हल करते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्न दी दंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को दिए गए हैं। दी दंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, ये एक दी दंड आलेख है। यहाँ पर हमें इस तरफ विषय दिया है और ये इधर इनके प्राप्तांक है। इस दंड आलेख को देखकर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, इस दी दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? मतलब ये जो दी दंड आलेख है किसके बारे में बताया गया है? तो किसके बारे में बताया गया है? तो इसका पहले का आंसर क्या करेंगे हम? इस दी दंड आलेख द्वारा एक विद्यार्थियों के अलग अलग विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। तो पहले का हल क्या हो जाएगा? ये पहले का हल हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न क्या है? किस वर्ष में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है? देखिए, कौन से विषय में सबसे अधिक सुधार हुआ? तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये गणित है। गणित में पहले कितने आते थे? 30 नंबर आते थे, और अभी आते कितने हैं? अभी कितने आए? 60। ठीक है, यहाँ पर सामाजिक में पहले 50 आते थे, फिर थोड़ा बढ़ के आए। तो सबसे अधिक सुधार कहाँ दिख रहा है? यहाँ तो गिरावट हो गई, यहाँ तो बराबर हुआ। सबसे अधिक सुधार कहाँ पर हुआ? यहाँ पर हुआ। पहले 30 आते थे, अभी कितने आ रहे हैं? 60। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? गणित हो जाएगा। यानी कि ब वाला का हल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ब का हल हो जाएगा गणित। तो यहाँ पर लिखेंगे गणित, यहाँ पर लिख देंगे गणित। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है? मतलब कौन से विषय में गिरावट आई है? पहले अच्छे नंबर आते थे, बाद में कम नंबर आए। तो देखिए, इसमें तो वृद्धि हुई, इसमें भी वृद्धि हुई, इसमें भी वृद्धि हुई, लेकिन इसमें गिरावट हुई। इसमें गिरावट हुई। देखिए, इसमें कम हो गया, तो अंग्रेजी में क्या हो गया? कम हो गया। यानी कि स वाला का जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अंग्रेजी हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अंग्रेजी इसका आंसर हो जाएगा स का। अब चौथा प्रश्न है, किस विषय में प्रदर्शन में समान रहा? मतलब ना तो वृद्धि हुई और ना ही कमी हुई, बराबर रहा। किस विषय में बराबर रहा? देखो, हिंदी में बराबर रहा यहाँ पर। ठीक है, पहले जितने अंक लाता था उतने ही अंक अब भी लाता है। तो चौथे यानी कि 2 वाला का उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 वाला का उत्तर हो जाएगा हिंदी। इस तरह से यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी। तो चौथे का आंसर क्या हो गया? हिंदी। तो चलिए एक बार और देखते हैं, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई? तो इस दंड आलेख द्वारा एक विद्यार्थी के अलग अलग विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। किस वर्ष में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ? तो गणित में। किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई? तो किस में गिरावट आई? अंग्रेजी में। किस विषय में प्रदर्शन में समान रहा? तो हिंदी में समान रहा। तो इस तरह से हमने चारों प्रश्नों को हल कर दिया। अब हम 13वें प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम 13वें प्रश्नों को हल करते हैं। 13वां प्रश्न है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को पाई चार्टों पर प्रदर्शित कीजिए। देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमें प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ पर भाषा
हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और तमिल बोलते हैं। और विद्यार्थियों की संख्या 40, 25, 15 और 10 है। एक छात्रावास है, वहाँ पर इन भाषाओं का यूज करते हैं बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस तरह ये चार्ट बना लेना है। ठीक है, इस कॉलम में लिखना है आपको भाषा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या, संपूर्ण का भाग और केंद्रीय कोण यहाँ पर लिखना है। उस छात्रावास में हिंदी कितने बोलते हैं बच्चे? 40 विद्यार्थी। अंग्रेजी कितने बोलते हैं? अंग्रेजी बोलते हैं 25 विद्यार्थी। और मराठी कितने बोलते हैं? और मराठी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 15। और तमिल बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10 है। तो सबसे पहले हम संपूर्ण का भाग निकालेंगे। हमें टोटल दे रखा है, कुल कितने विद्यार्थी हैं? 90 विद्यार्थी हैं। तो हिंदी में कितने विद्यार्थी हैं? 40। तो 40 को ऊपर रखेंगे और टोटल को नीचे रखेंगे, कुल को नीचे रखेंगे इस तरह से। अब 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 4/9। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजी का निकालेंगे, संपूर्ण का भाग 25। यहाँ पर लिखो 25 और बटे कितना है? 90। तो यहाँ पर लिखो 90। ठीक है, अब 5 की टेबल से कट जाएगा। 5 पंजा 25 होता है और 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना बच गया? यहाँ पर 4। तो 5 8 कितना हो जाएगा? 40। तो इस तरह से यहाँ पर कितना आ गया? 5/18। ठीक है, अब मराठी का संपूर्ण का भाग निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखो 15 और बटे में 90 लिखेंगे, क्योंकि कुल कितने हैं? 90 है। इसको काट लेंगे, 5 से 3 बार में कटेगा और ये कट जाएगा 18 बार में। ठीक है, और यहाँ पर निकालेंगे 10/90। तो इस तरह से ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा? 1/90। ठीक है, हमने संपूर्ण का भाग निकाला। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें केंद्रीय कोण निकालना है। ये क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि जब हम पाई चार्ट बनाएंगे तब हमें यहाँ पर केंद्रीय कोण की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसलिए सबसे पहले संपूर्ण का भाग निकालते हैं, फिर केंद्रीय कोण निकालते हैं। तो देखिए, अब केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे? इसको लिखें यहाँ पर 4/9। ठीक है, और ये जो पाई चार्ट होता है कितने डिग्री का होता है? पाई चार्ट 360 डिग्री का होता है। यानी कि जो पाई चार्ट होता है इसका जो सर्कल होता है ये कितने डिग्री का कोण बनता है? यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 360 से और जो कटेगा उसको काट देंगे। 9 से एक बार में 9 चौकी होता है 36। तो यहाँ पर 4 का गुणा 40 से कर देंगे, 4 चौकी 16, अर्थात 160 डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा। अब देखिए, अब हमें इसका केंद्रीय कोण निकालना है, तो 5/18 यहाँ पर लिखिए, 5/18 इस तरह से। और इसमें गुणा किससे करेंगे? हम 360 से करेंगे, तो कट जाएगा यहाँ पर 18 एकम 18 और 18 दूनी 36। इस तरह से इसका गुणा इससे कर देंगे, 20 का 5 से कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। अब इसका केंद्रीय कोण निकालते हैं, 3/18 गुणा करेंगे 360 से। 18 से कट जाएगा कितनी बार में? 2 बार में कट जाएगा, मतलब 30। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 60 डिग्री इस तरह से। ठीक है, 1/9 का हम संपूर्ण केंद्रीय कोण निकालेंगे, तो यहाँ पर करेंगे 360 का गुणा और 9 से कट जाएगा, 9 चौकी 36। तो इस तरह से यहाँ कितने डिग्री का केंद्रीय कोण बन जाएगा? 40 डिग्री का केंद्रीय कोण बन जाएगा। अब हम इसको पाई चार्टों पर प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितने डिग्री का कोण है? 160 डिग्री का कोण। तो आप यहाँ पर प्रकार के माध्यम से नाप के बनाना। देखिए, यहाँ पर एक केंद्रीय बिंदु डिसाइड कर लो और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिज्या खींच दो। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिज्या खींच दो। तो यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से आप प्रकार के माध्यम से बना लेना। मैं यहाँ पर इस तरह से बना लेता हूँ। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण है? 160 डिग्री का। तो ये हो गया 160 डिग्री का। और यहाँ पर कौन सा विषय है? हिंदी। तो यहाँ पर लिखो हिंदी। ठीक है, यहाँ पर हिंदी। अब अंग्रेजी में कितने डिग्री का कोण है? 100 डिग्री का। तो यहाँ पर आप 100 डिग्री का कोण बनाओ इस तरह से। ये 100 डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा। तो ये कितने डिग्री का कोण बना? 100 डिग्री का। और 100 डिग्री कौन सा सब्जेक्ट है? कौन सा विषय है? अंग्रेजी। तो यहाँ पर लिखो अंग्रेजी।
अंग्रेजी। इस तरह से अब 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो लगभग इस तरह से 60 डिग्री का यहाँ पर कोण बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो मराठी। अब क्या बच गया यहाँ पर 40 डिग्री तमिल। 40 डिग्री क्या है? तमिल। तो इस तरह से हमने 13वें प्रश्न का भी हल कर दिया। 13वां प्रश्न क्या था? किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। इन आंकड़ों को पाई चार्टों पर प्रदर्शित करना है। मतलब ये भाषा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और तमिल दे के रखा था और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या थी, तो इसे हमें पाई चार्टों पर बनाना था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पाई चार्टों को बनाना है, इस तरह से बनाना है, ये होता है पाई चार्ट। इस तरह से अगर बनाना हो तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ता है, संपूर्ण का भाग निकालना पड़ता है और केंद्रीय कोण निकालना पड़ता है। ठीक है, तो केंद्रीय कोण निकल जाता है तो हम यहाँ पर पाई चार्टों पर इसको प्रदर्शित कर देते हैं। तो केंद्रीय कोण कैसे निकलेगा? सबसे पहले संपूर्ण का भाग निकालेंगे कि इस टोटल का कितना भाग हिंदी है, कितना भाग अंग्रेजी है, कितना भाग मराठी है और कितना भाग तमिल है, ये निकल जाता है। तो उसके बाद हम केंद्रीय कोण निकालते हैं। तो चलिए अब हम 14वें प्रश्न को हल करते हैं। 14वां प्रश्न है, दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है। आंकड़ों को दंड आलेख में दर्शाइए। मतलब ये वर्ष दिया गया है यहाँ पर और यहाँ पर उत्पादन दिया गया है। तो यहाँ पर हमें बताना क्या है? दंड आलेख में दर्शाना है। इससे पहले हमने पाई चार्ट बनाया था। ठीक है, अभी हमें क्या बनाना है? दंड आलेख बनाना है। तो दंड आलेख कैसे बनाएंगे? इधर लिख देंगे हम, तो इस तरफ लिख देंगे हम उत्पादन और यहाँ पर लिखेंगे हम सन। तो वर्ष 2001 में कितना उत्पादन हो रहा है? 45 लाख हो रहा है। तो इसका हम दंड आलेख बनाएंगे। तो देखिए 45 लाख कहाँ पर आएगा? 50 और 40 के बीच में आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर बिंदु बना लेंगे और यहाँ से ऐसे इसको इस तरह से इसका दंड आलेख बना लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा सन हो जाएगा? 2001। ठीक है, अब वर्ष 2002 में कितना उत्पादन होता है? 48 लाख। तो 48 कहाँ पर आएगा? 48 इससे थोड़ा ऊपर आएगा, मतलब यहाँ तक आएगा। तो इससे थोड़ा ऊपर हम दंड आलेख बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये इसका दंड आलेख हो जाएगा 2002 में। 2002 में उत्पादन कितना होता है? 48 लाख। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये लगभग 48 लाख। अब 2003 में उत्पादन कितना होता है? 60 लाख टन। तो 60 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से सीधे हम थोड़ा सा इस तरह से दंड आलेख बना लेंगे। ठीक है, वर्ष 2003। ठीक है, 2004 में उत्पादन कितना होता है? 62 लाख टन। ठीक है, तो 62 कहाँ पर आएगा? 62 यहाँ पर लगभग इस तरह से ऊपर आएगा। ठीक है, इससे ऊपर। तो यहाँ पर हम इस तरह से बना लेंगे दंड आलेख। तो ये आ गया हमारा 62 लाख। अब 2005 में कितना उत्पादन होता है? यहाँ पर क्या आएगा? 2004। 2005 में उत्पादन कितना होता है? यहाँ पर 80 लाख। तो यहाँ पर इस तरह से हम ऊपर दंड आलेख बना लेंगे इस तरह से। वर्ष 2005। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये एक दंड आलेख बनाया है। ये क्या है? यहाँ पर सन है, वर्ष है, तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ष। ठीक है, और उत्पादन इस तरफ है। तो इस तरह से हम दंड आलेख बनाते हैं। यहाँ पर हमें वर्षों की संख्या दी गई है और उस वर्ष में कितना उत्पादन होता है वो दिया गया है। तो इस तरह से दंड आलेख बनाया जाता है। अब तो चलिए अब हम 15वें प्रश्न को हल करते हैं। 15वां प्रश्न है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाली आइसक्रीमों की महक एवं स्वाद दिया गया है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित करें। देखिए हमें यहाँ पर पाई चार्ट बनाना है। यहाँ पर महक दे रखा है, चॉकलेट है, वनीला है और अन्य प्रकार है।
और महक को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है यहाँ पर। चॉकलेट कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं? 50%। वनीला कितने प्रतिशत विद्यार्थी पसंद करते हैं? 25%। और अन्य प्रकार के भी 25%। तो इसका हमें पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम केंद्रीय कोण निकालते हैं। केंद्रीय कोण निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? हमें संपूर्ण का भाग निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, इस तरह से आपको चार्ट बना लेना है। यहाँ पर लिखना है महक और यहाँ पर लिखना है महक को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, संपूर्ण का भाग और यहाँ पर लिखेंगे हम केंद्रीय कोण। ठीक है, चॉकलेट कितने प्रतिशत विद्यार्थी पसंद करते हैं? चॉकलेट 50% विद्यार्थी पसंद करते हैं। तो यहाँ पर लिखो 50%। ठीक है, वनीला कितने प्रतिशत विद्यार्थी पसंद करते हैं? 25%। तो यहाँ पर लिखो 25%। और अन्य प्रकार के कितने प्रतिशत? वो भी 25%। इस तरह से अन्य प्रकार भी 25%। अब हम संपूर्ण का भाग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखिए 50% क्या है? 50%। तो प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे 100। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। किसका मतलब होता है? प्रतिशत का। तो बटे में क्या लिख देंगे हम? 100 लिख देंगे। अब इसको काट देंगे। 50 से 100 कट जाएगा। 50 से 100 कट जाएगा कितनी बार में? 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/2। अब ये 25%, तो यहाँ पर लिखेंगे 25/100। अब 25 से 100 कितनी बार में कट जाएगा? 25 से कम 25 और 25 चौक 100। तो नीचे क्या आ जाएगा? 4, 1/4। इसका भी हम संपूर्ण भाग निकालेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 25/100 अर्थात 1/4। इसको भी काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/4। अब हम केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं? 1/2 यहाँ पर लिखेंगे और उसमें किसका गुना करते हैं हम? 360 का गुना करते हैं। 360 का गुना क्यों करते हैं? आपको पता है, हमें यहाँ पर क्या बनाना है? पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट का जो कोण होता है, पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर 360 का गुणा करेंगे। अब 2 से काट देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कितनी बार में कट जाएगा? 180 बार में कट जाएगा, यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब 1/4 में गुणा करेंगे 360 का। तो 4 कम 4 और 4 नाम 36। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से 1/4 इसमें भी काटेंगे हम, इसमें भी गुणा करेंगे 360 का। तो ये भी कट के क्या आएगा? यहाँ पर 90 डिग्री। अब इसको हम पाई चार्ट पर प्रदर्शित कर देंगे क्योंकि हमने केंद्रीय कोण निकाल लिया है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ। तो चलिए इसको हम पाई चार्ट पर प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले एक गोल वृत्त बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिज्या खींच देंगे। ठीक है, 180 डिग्री का कोण बनाना है। तो 180 डिग्री का कोण कहाँ से बनता है? यहाँ से बीचों बीच से बनता है 180 डिग्री का कोण। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण हो जाएगा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? चॉकलेट। ठीक है, अब हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण किस तरह से बनता है? इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण। ठीक है, और क्या पसंद करते हैं? वनीला पसंद करते हैं। तो यहाँ पर लिख दो वनीला। और इस तरफ भी क्या बच जाएगा? 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख दो 90 डिग्री। और ये अन्य प्रकार के, तो यहाँ पर लिख दो अन्य प्रकार। तो इस तरह से हम पाई चार्टों पर प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले केंद्रीय कोण निकालते हैं। केंद्रीय कोण निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण का भाग निकालना पड़ेगा। संपूर्ण का भाग कैसे निकालते हैं? इसके बटे में कर देंगे हम 100 और इसको काट लेंगे तो 1/2 आएगा। और 1/2 में हम 360 का गुणा कर देंगे और जो कट जाएगा उसको काट लेंगे।
तो 2 से 36 कट जाएगा 18 भाग में, मतलब 180 डिग्री का कोण बन जाएगा चॉकलेट का। ठीक है, 25% का संपूर्ण का भाग निकालेंगे तो 1/4 आएगा। तो यहाँ पर 360 का गुना कर देंगे और उसको काट लेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो इस तरह से इस प्रकार के सवालों को हम पाई चार्टों पर प्रदर्शित करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पांचों सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।